थॉमस एडिसन ने कहा था, वी विल मेक इलेक्ट्रिसिटी सो चीप दैट ओनली रिच विल बर्न कैंडल्स। इंटरेस्टिंगली, आज इंडिया में 99.6% लोगों के घर इलेक्ट्रिसिटी है, पर स्टॉक मार्केट में पावर सेक्टर के स्टॉक्स में फंसे इन्वेस्टर्स मोमबत्ती ज़रूर जला रहे हैं, क्योंकि पावर स्टॉक्स पिछले कुछ सालों में 50 से 60% तक गिर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है, डिमांड भी है, गवर्नमेंट पुश भी है और एआई और डेटा सेंटर के लिए भी पावर काफ़ी क्रूशियल है। ऑन पेपर ये तो बेस्ट टाइम लग रहा है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? चलिए इंडिया के पावर सेक्टर का सच समझते हैं नंबर्स के साथ। बस एक रिक्वेस्ट, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ लाइट बंद कर देना, क्योंकि आपकी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी घर तक पहुँचने के लिए हमारी पावर जनरेशन कंपनीज को 3 यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ती है। जी हाँ। नाउ लेट्स लुक एट द बिग पिक्चर। व्हाई पावर इज अ ट्रिकी सेक्टर? ये पूरा सेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सबसे पहले हम इस वाइड और डीप सेक्टर का एक क्विक स्नैपशॉट ले लेते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट सेट हो सके। सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोडक्ट है जो आपके घर तक पहुंचती है। जैसे फैक्ट्री से निकला हुआ सामान डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं आता, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी एक पूरी वैल्यू चेन से गुजरती है। अगर इस चेन का एक भी हिस्सा वीक हो जाए तो पूरा सिस्टम प्रेशर में आ जाता है। सबसे पहले आता है जनरेशन। यही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। कोल, गैस, हाइड्रो, विंड या सोलर सबको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। एनटीपीसी जैसे प्लेयर्स कोल और हाइड्रो प्लांट्स चलाते हैं। अदानी पावर, टाटा पावर थर्मल साइड पे स्ट्रॉन्ग है। जनरेशन के लिए सिर्फ फ्यूल काफ़ी नहीं होता, हेवी मशीनरी चाहिए होती है, बॉयलर्स, टर्बाइंस, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स। यहीं पर बीएचईएल, सीमेंस, हिताची एनर्जी, सीजी पावर जैसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का रोल आता है। जब भी पावर केपेक्स साइकिल ऊपर जाता है, सबसे पहले इनकी ऑर्डर बुक्स भरती है। अगस्त में इंडिया का ग्रिड लगभग 230 गीगावाट के ऑल टाइम पीक तक पहुंच चुका है। एनटीपीसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे जेनकोस खुद कह रहे हैं कि डिमांड आउटलुक स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इस फिस्कल ग्रोथ मॉडरेट थी ड्यू टू माइल्डर समर्स एंड एक्सटेंडेड मॉनसून। और मॉनसून से रिलेटेड ये बात हमें अक्रॉस द वैल्यू चेन कंपनी से सुनने को मिल रही है। बात करें रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की, तो इंडिया तेजी से अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा है। 50% ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पहुंचने के 2030 टारगेट को 5 साल जल्दी पूरा कर लिया है। अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, सुजलॉन और टाटा पावर रिन्यूएबल जैसे प्लेयर्स हाइड्रो, सोलर और विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अब रिन्यूएबल सेक्टर में 40 to 45 गीगावाट कैपेसिटी ऐसी है जहां बिड्स हो चुकी है, पर पीपीएस और पीएसएस अभी तक पेंडिंग है और यहीं से करंट स्ट्रेस शुरू होता है। पीपीए यानी पावर परचेज अग्रीमेंट और पीएसए यानी पावर सेल अग्रीमेंट, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो फिक्स करते हैं कौन बिजली खरीदेगा, कितनी क्वांटिटी में, कितने साल के लिए और किस प्राइस पर। और जब तक पीपीए या पीएसए साइन नहीं होता, तब तक प्रोजेक्ट सिर्फ पावर पॉइंट पे होता है। बैंक लोन नहीं देता, एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता और अर्निंग जीरो रहती है। और ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिल रहा है, जहां कई रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पीएसए ना साइन होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस बीच रिन्यूएबल्स खुद भी एक दिलचस्प फेज में एंटर कर चुके हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी जितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उतने ही नए चैलेंजेस भी क्रिएट हुए हैं। आप तो जानते ही हैं कि सोलर और विंड पावर प्रेडिक्टेबल नहीं होती, कभी ज़्यादा आती है, कभी कम। इसलिए ग्रिड को स्टेबल रखना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस फिर से पिक्चर में आता है, जो एक्स्ट्रा रिन्यूएबल पावर को स्टोर करता है और डिमांड के टाइम पर रिलीज करता है। इसी कॉन्सेप्ट से एफडीआरई यानी फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी निकलता है। मतलब रिन्यूएबल पावर थर्मल जितनी ही रिलायबल हो, जब चाहिए तब मिले। बट प्रॉब्लम ये है कि एफडीआरई और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स प्लेन सोलर से ज़्यादा महंगा होता है। कैपिटल कॉस्ट बढ़ती है, टैरिफ्स यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय डिस्कॉम्स टू जेनकोस थोड़े ऊपर जाते हैं और रिटर्न्स जो पहले अट्रैक्टिव लगते थे अब थोड़े ज़मीन पर आ जाते हैं। और शायद मार्केट भी अपने एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली सेट कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, साइमल्टेनियसली एक और प्रॉब्लम उभर रही है। वो क्या है? देखिए, अब इलेक्ट्रिसिटी तो बन गई, चाहे थर्मल से हो या रिन्यूएबल से, आपको उसे एंड यूज़र तक पहुँचाना तो पड़ेगा। यहाँ पर आता है पावर सेक्टर का दूसरा इम्पॉर्टेंट हिस्सा, ट्रांसमिशन। जैसे हाईवे बिना ट्रैफिक जाम के काम करता है, वैसे ही ट्रांसमिशन सिस्टम का काम है इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह स्मूथली ले जाना। यही काम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन करती है, जो आज पूरे देश का बैकबोन है। ये स्टेट से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाता है। प्लस क्योंकि सोलर और विंड प्रोजेक्ट ज़्यादातर कुछ ही स्टेट्स में जनरेट और स्टोर होते हैं, जबकि डिमांड खासकर शहरों और इंडस्ट्रीज से आती है,
इसलिए ट्रांसमिशन का रोल और क्रिटिकल हो जाता है, जहां इलेक्ट्रिसिटी को 1000 किलोमीटर दूर तक एफिशिएंटली पहुंचाना पड़ता है। और ये पॉसिबल सिर्फ HVDC टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, जिसके इंडिया में बहुत ही कम लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जैसे कि हिताची एनर्जी और सीमेंस। पर अब हम यहाँ रियल टाइम में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ देख रहे हैं। जनरेशन कैपेसिटी खासकर सोलर और विंड बहुत तेज़ ऐड हुई है, श्योर इट्स वर्थ सेलिब्रेटिंग, बट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्पेस से एक्सपैंड नहीं हो पाया है। और रीज़न, वेल, पावर ग्रिड के मैनेजमेंट का कहना है कि प्रोजेक्ट्स रुके हुए नहीं हैं, पर राइट ऑफ वे इश्यूज, लैंड कॉम्पनसेशन नेगोशिएशंस, अप्रूवल्स और मॉनसून एग्जीक्यूशन की वजह से टाइमलाइन स्ट्रेच हुई है। ये डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है, ये अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। प्लस फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, मार्केट में क्रिटिकल इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, GIS और गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन और HVDC यानी कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट की शॉर्टेज भी फील हो रही है, एज यहाँ पर लीड टाइम ही 1 साल से ज़्यादा है गिवन द रिगरस टेस्टिंग रिक्वायर्ड। और जब आपका मिड स्ट्रीम में प्रॉब्लम आता है तो उसका रिपल इफेक्ट आपको अक्रॉस द वैल्यू चेन देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट के फेवरेट थे एक टाइम पर अब ट्रांसफॉर्मर्स का रोल सिंपल है। ये इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज चेंज करके पावर को सेफली और एफिशिएंटली ग्रिड के अंदर मूव होने लायक बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स जैसे प्लेयर्स ने ये कंसर्न रेज किया है कि जब ट्रांसफॉर्मर्स बन जाते हैं पर सब स्टेशन, ग्रिड, कनेक्टिविटी या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले होती है ड्यू टू अनरेडीनेस ऑन द साइड ऑफ द ट्रांसमिशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, तो डिलीवरीज रुक जाती है, वर्किंग कैपिटल फंस जाता है और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज टेम्परेली प्रेशर में आ जाते हैं, भले ही ऑर्डर्स कैंसिल ना हुए हों। और सिमिलर स्ट्रेस हमें सोलर EPC प्लेयर्स जैसे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के कैश फ्लोज में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो इस सिचुएशन को H2 में इम्प्रूव कर पाएंगे, और क्योंकि हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बट अंडर अप्रिशिएटेड रिस्क समझना ज़रूरी है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने किसी तरह का लेंडिंग पॉज ऑर्डर इशू तो नहीं किया है, लेकिन बैंक्स और NBFCs जैसे PFC, REC और इरेडा को एक क्लियर सिग्नल दिया गया है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग में कैपिटल डिप्लॉयमेंट अब जेनेरिक नहीं, सेगमेंट स्पेसिफिक और कैलिब्रेटेड होगी। उनका कहना है कि मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में कैपेसिटी ऑलरेडी काफ़ी अग्रेसिवली ऐड हो चुकी है, और गलत सेगमेंट या वीक कॉस्ट स्ट्रक्चर को फंड करना फ्यूचर में स्ट्रेस एसेट्स क्रिएट कर सकता है। इसी न्यूज़ के बाद हमने देखा कि किस तरह से सारे सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स शार्पली नीचे गिरे। और लास्टली आते हैं इस वैल्यू चेन के सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, डिस्ट्रीब्यूशन। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक आती है और यहीं से पैसा वापस सिस्टम में जाना चाहिए। स्टेट रन डिस्कॉम्स या इवन प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि टोरेंट पावर का काम है इलेक्ट्रिसिटी खरीदना, सप्लाई करना और बिल कलेक्ट करना। प्रॉब्लम यहीं पर शुरू होती है। पॉलिटिकल प्राइसिंग, फ्री पावर, डिलेड पेमेंट्स और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी की वजह से सबसे ज़्यादा लीकेज इसी स्टेज पर होती है। इसी लीकेज को हम AT&C यानी एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस कहते हैं, एंड दिस हैज़ ऑलवेज बिन अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। लेकिन इस वीकनेस को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं। स्मार्ट मीटर्स, केबल्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स इस साइड ऑफ द वैल्यू चेन में आते हैं। जीनियस पावर, TRIL और वोल्ट एम्प, पॉलीकैब, KEI, सीमेंस जैसे प्लेयर्स यहीं पर काम करते हैं। और हाँ, जीनियस पावर के केस में भी मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया है कि मल्टीपल साइट्स पर पैरेलल एग्जीक्यूशन की वजह से इन्वेंट्री लेवल्स एलिवेटेड हैं, जिससे नियर टर्म कैश फ्लोज डिले हो रहे हैं। जायज़ है, अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन या मीटर इंस्टॉलेशंस में और डिलेज हुए तो वर्किंग कैपिटल और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पर प्रेशर ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, भले ही लॉन्ग टर्म कैश फ्लो विजिबिलिटी इंटैक्ट हो। एंड मार्केट इसे क्लियरली क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। पर क्या ये सभी इशू स्ट्रक्चरल हैं? वेल, रीसेंट कॉन कॉल से एक बात तो काफ़ी क्लियर है, डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल हेल्थ, टैरिफ रिकवरी और रेगुलेटेड रिटर्न्स जैसे इश्यूज पहले भी थे, और मैनेजमेंट ने कहीं ये सिग्नल नहीं दिया है कि सिचुएशन बिगड़ी है। उल्टा PFC और REC जैसे फाइनेंशियर्स बोल रहे हैं कि लेंडिंग डिसिप्लिन बेटर हुई है, NPAs लो हैं और बिना PPA PSA के फंडिंग नहीं हो रही है, मतलब सिस्टम आज पहले से ज़्यादा कंट्रोल्ड है। जो पेन दिख रहा है वो लार्जली साइक्लिकल एग्जीक्यूशन का है। मॉनसून लेड डिलेज, राइट ऑफ वे इश्यूज, ट्रांसफॉर्मर्स और HVDC इक्विपमेंट के लॉन्ग लीड टाइम्स और रिन्यूएबल्स में PPA फाइनलाइजेशन का स्लो डाउन, इन सब ने प्रोजेक्ट्स और कैश फ्लोज को कुछ क्वार्टर्स आगे पुश कर दिया है।
डिमांड या ऑर्डर बुक्स कैंसिल नहीं हुए हैं, मार्केट ने इस टाइमिंग रिस्क को अग्रेसिवली प्राइस कर दिया, जहां स्टॉक्स 40 से 60% करेक्ट हो गए। कॉनकॉल टोन अभी नियर टर्म पर कॉशियस है, पर मीडियम टर्म विजिबिलिटी पर कॉन्फिडेंस बना हुआ है। आगे देखें तो जीडीपी ग्रोथ 6.5 to 7% के साथ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी स्ट्रक्चरली ग्रो करेगी। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, डिजिटल इंफ्रा और अब एआई लेड डेटा सेंटर्स जैसे पावर हंग्री सेगमेंट्स इसमें नया टेलविंड ऐड कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 के अंडर ग्रिड, रिन्यूएबल्स और स्टोरेज पर इन्वेस्टमेंट साइकिल इंटैक्ट है। बस एक बात क्लियर है, ये सेक्टर अब सिंपल नहीं रहा। इतने सारे मूविंग पार्ट्स के बीच इन्वेस्टर्स को पेशेंस, सेलेक्टिविटी और कैश फ्लो फोकस के साथ ही पावर स्टॉक्स को अप्रोच करना होगा। Now, how investors should think about power stocks? As an investor, पावर सेक्टर में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यहीं से प्रोजेक्ट की रियल हेल्थ समझ आती है। पावर प्रोजेक्ट्स कैपिटल इंटेंसिव होते हैं और ज़्यादातर डेट से फंड किए जाते हैं, इसलिए अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो टाइम पर जनरेट नहीं होते तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने लगती है और इक्विटी रिटर्न्स कंप्रेस हो जाते हैं। चाहे प्रोजेक्ट कितना भी अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखा रहा हो, अगर CFO वीक या वॉलेटाइल है तो प्रोजेक्ट एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न सीरियसली हिट हो सकते हैं। एज कैश डिले का मतलब है हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट, लॉन्गर पे बैक पीरियड और लोअर रिटर्न ऑन इक्विटी। इंडिया जैसे मार्केट में जहां डिस्कॉम पेमेंट्स, एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस और वर्किंग कैपिटल साइकिल्स अनइवन होते हैं, CFO ही वो मेट्रिक है जो प्रोजेक्ट को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। साथ ही आप लेवरेज और डेट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं, बल्कि इंटरेस्ट कवरेज और रीपेमेंट प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स में अगर डेट सर्विसिंग का प्रेशर जल्दी आ रहा है तो IRRs कंप्रेस हो सकते हैं, चाहे प्रोजेक्ट पेपर पर अट्रैक्टिव हो। मोर ओवर, आप कॉन्ट्रैक्ट विजिबिलिटी समझिए। PPAs, PSAs की टेन्योर, टैरिफ स्ट्रक्चर फिक्स्ड है या वेरिएबल, एस्केलेशन क्लॉजेस और कंपनीज और उनके क्लाइंट्स की क्रेडिट क्वालिटी, ये सब फ्यूचर कैश फ्लोज को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट, आप एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। EPC और इक्विपमेंट प्लेयर्स के लिए ऑर्डर बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन साइकिल, वर्किंग कैपिटल और टाइमली कमिश्निंग। डिलेज का मतलब अर्निंग डेफरल और वैल्यूएशन प्रेशर। और आखिर में लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिस्क। एनुअल बजट, पॉलिसीज, टैरिफ रिविजन्स, राइट ऑफ वे नॉर्म्स, रिन्यूएबल बिडिंग स्ट्रक्चर, स्टोरेज मैंडेट्स, ये सब बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्वाइटली चेंज कर देते हैं। जो कंपनीज पॉलिसी के साथ अडेप्ट कर पाती है वही लॉन्ग टर्म विनर्स होती हैं। पावर सेक्टर का स्विच ऑफ नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक फेज है जहां प्रेशर के बीच असली परफॉर्मर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? इफ सो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.